किसको कहते हैं? मोशन, गति किसको बोलते हैं? क्या हुआ? सबसे पहले बताइए गति किसको बोलते हैं? गति होता क्या है? यदि कोई वस्तु किसी एक विशेष वस्तु के नजर में, किसी एक विशेष वस्तु के इस संदर्भ में अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, तो वह वस्तु उस विशेष वस्तु के सापेक्ष गति अवस्था में कही जाती है। यानी यदि कोई किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु, जो विशेष वस्तु उसको देख रहा है, उस विशेष वस्तु के रेस्पेक्ट में, संदर्भ में उसे क्या कहेंगे कि गति कर रहा है। चल फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मार्कर गति अवस्था में है कि स्थिति अवस्था में? बताइए, ये मार्कर जिसे हम पकड़े हैं गति अवस्था में कि स्थिति अवस्था में? तो गति और स्थिति को बताने के लिए हमको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि हम किसके रेस्पेक्ट में इसको पूछ रहे हैं, किसके सापेक्ष इसको पूछ रहे हैं। तो गति किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं? हम अपने सापेक्ष पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? स्थिति अवस्था में हो जाएगी। यदि आपके सापेक्ष पूछ रहे हैं तो भी ये स्थिति अवस्था में। यदि हम कोई अंतरिक्ष यात्री के सापेक्ष पूछें तो ये फिलहाल उसे तो दिखावा ही नहीं करेगा, एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। एक अंतरिक्ष यात्री के नजर में पूछे तो ये क्या हो जाएगी? उस अंतरिक्ष यात्री को घूमती हुई दिखाई देगी, यानी कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है इसकी स्थिति में, तो ये क्या कहा जाएगा? इस गति अवस्था में कहा जाएगा। यानी गति और स्थिति को निर्धारित करने के लिए ये बात तय होना चाहिए कि हम किस वस्तु के संदर्भ में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यानी जिस वस्तु के संदर्भ में व्याख्या करेंगे उसी वस्तु के सापेक्ष जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं वो वस्तु गति में होगी कि स्थिति में होगी, बस उसी वस्तु के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि कोई वस्तु एब्सोल्यूट गति कर रहा है कि स्थिति में। जैसे हम ये कहें कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसका मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो सूर्य है वो स्थिर है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है। तो अर्थ के नजर में सूर्य क्या है? स्थिर है, लेकिन वास्तव में सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है, यानी कोई स्थिर ही नहीं है, सब एक दूसरे के सापेक्ष गति अवस्था में। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, जैसे हम पहले एग्जांपल के द्वारा समझाए थे। मान लेते हैं ट्रेन है, ट्रेन में सब बैठे हुए हैं, स्मूथली ट्रेन चल रही है, एकदम स्मूथली ट्रेन चल रही है और खिड़कियां और सब बंद है, दरवाजे बंद है, खटर पटर की आवाज नहीं हो रही है, स्मूथली ट्रेन चल रही है। यदि आपसे किसी समय ये पूछा जाए कि ट्रेन चल रही है या रुकी है, मतलब कंडीशन ये है कि ट्रेन स्मूथली चले, एकदम स्मूथ, और किसी समय, जिस समय ट्रेन हो सकता है कि चल रही हो या हो सकता है कि रुकी हुई हो, आपसे ये पूछा जाए कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, तो आप क्या कहेंगे? आपको ट्रेन गति में है, स्थिति में है, ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर का सहारा लेना पड़ेगा, खिड़कियों का सहारा लेना पड़ेगा, पेड़ पौधों का सहारा लेना पड़ेगा, उनको देख के बताना पड़ेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है। यदि पेड़ पीछे जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ट्रेन आगे जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अपने आप में किसी ये नहीं कह सकते कि कौन गति कर रहा है, कौन स्थिति में है। हम व्याख्या तो करेंगे लेकिन उसमें एक निर्देश तंत्र भी जोड़ देंगे। निर्देश तंत्र मतलब जिसके हेल्प से हम ये कह पा रहे हैं कि ये फला फला वस्तु स्थिर है या गति में। तो गति अवस्था किसको बोलेंगे? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र मतलब वो कोई भी वस्तु हो सकता है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति अवस्था में कही जाती है, और यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कही जाती है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये मेरे सापेक्ष गति अवस्था में है लेकिन अंतरिक्ष यात्री के सापेक्ष स्थिर, मेरे सापेक्ष स्थिर अवस्था में है, अंतरिक्ष यात्री के सापेक्ष गति अवस्था में, क्योंकि घूमता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे ही स्थिति अवस्था किसको बोलते हैं? स्थिति का निर्धारण भी ऐसे करते हैं जैसे गति का निर्धारण करते हैं। यदि समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे समय के साथ हमारे नजर में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो दूसरा इसमें ये आता है कि सदिश और अदिश। सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है?
सदिश और अदिश। फिलहाल भौतिक राशियों की अदिश राशि क्या होता है? सदिश का मतलब जिसमें दिशा भी हो और साथ साथ परिमाण भी हो। अदिश का मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता न पड़े, उसे अदिश राशि कहते हैं। क्या होता है सदिश और अदिश? अदिश राशि क्या होता है? ये ऐसी भौतिक राशियां, आप लोग भौतिक राशि के बारे में तो जानते होंगे, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़े। ऐसी भौतिक राशियां जिसको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। परिमाण मतलब कि कितने मीटर पर सेकेंड, यदि कोई जा रहा है तो कितने मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 45 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 45 हो जाएगा परिमाण। जा कहां रहा है वो हो जाएगा दिशा। तो परिमाण और दिशा मतलब नंबर को परिमाण और डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? दिशा। जैसे फॉर एग्जांपल ये विस्थापन हो गया। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। विस्थापन को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अभी हम बताएंगे कि कैसे ये सदिश राशि हुआ, क्योंकि आप इसका डेफिनेशन नहीं जानते। डेफिनेशन बताकर हम बता देंगे कि सदिश और अदिश राशि कैसे हुई। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। और विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, और क्या हो गया, भार हो गया, ये सब क्या है? सदिश राशि। और भी राशियां हैं जो कि सदिश है, सदिश राशि हो गई। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार और सभी राशियां, दाब, ये सभी क्या है? सदिश राशि। यानी इनमें इनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी कि इनकी दिशा क्या है। ठीक है। और अदिश राशियां क्या है? ऐसी राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की ही जरूरत पड़े, दिशा की कोई जरूरत न पड़े, उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि। जैसे हो गया, क्या हो गया? बल नहीं, समय, दूरी, चाल, कार्य, ये सब क्या है? कार्य, विद्युत और समय, दूरी, चाल, कार्य। विद्युत धारा एक आता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो विद्युत धारा एक एक्सेप्शन है। मतलब लगेगा कि अदिश राशि, लेकिन लगेगा कि सदिश दिशा की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, लेकिन ये क्या है? सदिशों की योग नियम का पालन नहीं करता। इस कारण हम विद्युत धारा को इसमें से हटा दे रहे हैं। तो दूरी, चाल, कार्य, ये सब आदि, ये सब जो भी है वो सब क्या है? आप द्रव्यमान भी लिख दें इसमें। द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, द्रव्यमान लिख दे रहे हैं। तो द्रव्यमान ये सब क्या है? ये सब है अदिश राशि। फिर जो देखिए, सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, उसे सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां किसको कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की ही जरूरत पड़े, दिशा की कोई जरूरत न पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ठीक है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, ये सब हम बताएंगे कि ये अदिश और सदिश राशियां कैसी हुई। फिलहाल हम विस्थापन को समझेंगे और पहले दूरी को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दूरी क्या होता है? दूरी किसी वस्तु के द्वारा, दिखाई दे रहा है जी? दिखाई दे रहा है? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यानी कि कोई वस्तु यदि इस जगह से इस जगह जा रही है तो कितनी रास्ता तय करी, उस रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। मान लीजिए ए से बी तक जाने में 3 रास्ते हैं, एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, भाई ऐसे है, फिर ऐसे है। तो अब देखिए ध्यान से, यदि ए से बी तक, यानी इस रास्ते से गई, इस रास्ते से गई, किस रास्ते से गई? इस रास्ते से गई, तो उसे जाहिर सी बात है दूरी ज्यादा, मतलब रास्ता ज्यादा तय करना पड़ेगा, दूरी ज्यादा होगा। यहां से यहां तक इस रास्ते से गई, दूरी कम होगा। इस रास्ते से गई तो दूरी और ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसी रास्ते की लंबाई, यदि इस रास्ते से जा रही है तो इसी रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी।
और इस रास्ते से जा रही है तो इसी रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी। इस रास्ते से जा रही है तो इस रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी। लेकिन ध्यान दीजिए वो पहुंच कहां रही है, ए से निकलकर वो पहुंच कहां रही है, भाई ए से बी तक तो 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में जा रही है, तो चाहे जिधर से जाए लेकिन ए से बी तक यानी पहुंच कहां रही है, ए से बी तक ही पहुंच रही है। ए से निकल रही है चाहे जिस रास्ते से जाए बी तक ही पहुंच रही है, यानी ए से बी तक के न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। ए से बी तक की न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन क्या, दूरी क्या, समझ में आएगी नहीं, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। विस्थापन किसको बोलते हैं, कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। अब हम ये बताएंगे कि विस्थापन के लिए दिशा की जरूरत कैसे पड़ेगी। फिलहाल इससे तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो आपको, यानी कि विस्थापन के लिए ये चाहिए कि कहां था कहां पे पहुंचा, पहले ए पर था बी पे पहुंचा, ए से बी तक की दूरी को विस्थापन कहेंगे। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हर बार की तरह इस बार भी एग्जांपल है, ये यहां पर किसी का घर है, एक शराबी का घर है, कक्षा 11 में शराबी का एग्जांपल भी दिया गया है। सो हम हालांकि हम कक्षा 9 की बात कर रहे हैं, कक्षा 9 का ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। तो एक शराबी है जो क्या करता है कि 2 3 4 5 हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि ये 0 से 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर। तो एक शराबी कैसे चल रहा है, 2 मीटर आगे जाने के पश्चात 1 मीटर पीछे आ रहा है। कैसे जा रहा है, 2 मीटर आगे जा रहा है फिर 1 मीटर पीछे आ रहा है। तो जब 2 मीटर आगे जा रहा है तो अब बताइए, अब उसको जाना है यहाँ पे जाना है, 5 पे जाना है। तो अब ये बताइए जब वो 2 मीटर आगे जा रहा है तो बताइए दूरी कितना तय किया, रास्ते की, ये रास्ता है, ये सपोज कर लीजिए रास्ता स्ट्रेट लाइन रास्ता है, तो दूरी कितना तय किया, 2 मीटर। एक 0 से 2 पे गया तो इसका मतलब दूरी 2 मीटर गया। अगर मान लीजिए 1 मीटर वो पीछे आ गया तो अब बताइए दूरी तय कितना किया, पहले यहां से यहां तक गया फिर उसके बाद वापस आ गया, यानी 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया, कुल मिला के दूरी कितना हुआ, 3 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो, विस्थापन मतलब कहां था कहां पे पहुंचा, 0 पर था 1 पर पहुंचा, तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ 1 मीटर का, ठीक है। अब मान लीजिए फिर वो 2 मीटर आगे जाता है, तो 2 मीटर आगे गया तो कहां पे पहुंचा, 3 पे पहुंचा। तो दूरी तय कितना किया, 2 इधर 1 इधर, 3 और 2 इधर, 3 और 2 5, यानी 5 मीटर दूरी कितना तय किया, दूरी तय कितना किया, 5 मीटर। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन मतलब कहां था कहां पहुंचा, 0 पर था पहुंचा कहां पे, 3 पे, यानी कि विस्थापन कितना हुआ, 3 मीटर। यहां आप देख रहे हैं कि विस्थापन के लिए मुझे ये पता करना पड़ रहा है कि वो कहां पे पहुंचा, दूरी के लिए क्या करना पड़ रहा है, बस जहां पर है जहां पर वो गया नाप दी रास्ते की लंबाई, वही हो गई दूरी। लेकिन विस्थापन के लिए हमें हर बार ये देखना पड़ रहा है कि वस्तु की अपने शुरुआती बिंदु से दूरी कितनी है, शुरुआती बिंदु यह है पहुंचा यहाँ पे, यानी विस्थापन से ये मतलब नहीं कि आपने किस रास्ते का चुनाव किया, कितनी दूरी कितना लंबा आपको चलना पड़ा। विस्थापन के लिए प्रारंभिक बिंदु कहां थी और अंतिम बिंदु यहाँ पहुंचे कहां, बस इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि है और जो दूरी है वो अदिश राशि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिलहाल एक बार फिर से चलते हैं समझने के लिए। सदिश राशि क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिसको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि किसको बोलते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत न पड़े, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। विस्थापन की दूरी किसको बोलते हैं, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और विस्थापन किसको बोलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। और आप लोगों ने ये एग्जाम्पल के द्वारा ये समझ गए होंगे आप लोग कि विस्थापन के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो इसलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि। तो हम लिख दे रहे हैं दूरी इसे बोलते हैं किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए, दिखाई दे रहा है जी, ये जो लिख रहे हैं तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि। यह एक अदिश राशि है और SI पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को भी लिख दे रहे हैं हम। मतलब SI पद्धति का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। SI पद्धति का मतलब कि सिस्टम ऑफ फंडामेंटल डी यूनिट्स है। कहने का मतलब यह है मात्रकों के लिए ये एक प्रकार की पद्धति है, MKS पद्धति होता है। फिलहाल हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के अंतर्गत हम यदि इसको बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और टॉपिक से भटक भी जाएंगे, तो इसको हम बाद में बताते हैं। SI पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति। तो फिलहाल डेफिनेशन देखिए, दूरी और विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है और SI पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। अब आते हैं, ये विस्थापन हो गया, अब आते हैं द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यों की माप को क्या बोलते हैं, यानी पदार्थों की माप को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। भार क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल के प्रतिक्रिया बल को क्या बोलते हैं, भार। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज दैट डस्टर है और हमने क्या किया, इस डस्टर के ऊपर मार्कर को रख दिया, मार्कर गिर रही थी, यानी पृथ्वी इसको खींच रहा था और बीच में क्या आ गया, डस्टर आ गया। इसका मतलब यदि ये डस्टर पर टिका रहा तो पृथ्वी नीचे बल लगा रही है, इस डस्टर ने क्या कर दिया, इस डस्टर ने इस पर ऊपर बल लगा दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे लगातार ये क्या कर रही है, इस डस्टर को दबाने का प्रयास करे, क्योंकि इस पृथ्वी से इस पर बल लगा के खींच रहा है, लेकिन डस्टर दब नहीं रहा है, नीचे जा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डस्टर ने इस पर ऊपर की ओर बल लगाया। तो इसी प्रतिक्रिया बल को क्या बोलते हैं, भार। यानी कि जितना पृथ्वी पर लगाएगी उतना डस्टर बल लगाएगा, तो उसी की क्या बोलते हैं, भार। एक मतलब सिंपल तरीके से पृथ्वी किसी पिंड को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उस बल को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। द्रव्यमान किसे बोलते हैं,
कि पदार्थों की मात्रा जितनी रहती है उसके माप को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, भार क्या होती है, एक सदिश राशि। कैसे, क्योंकि पृथ्वी पर चले गए पृथ्वी अलग बल लगाएगा, चंद्रमा पर चले गए चंद्रमा पर लगाया गया बल कम होगा, भार घट जाएगा। लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है, भार घट जाएगा। कहने का मतलब ये भार जो है परिमाण मतलब दिशा बदलने के साथ इसका परिमाण बदल जा रहा है। इसका मतलब दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत है कि किस जगह पर भार पिंड का कितना है। चंद्रमा पर भार, मान लीजिए पृथ्वी पर भार किसी का 90 किलोग्राम है और अंतरिक्ष में भार हो जाएगा उसका 90 से कम हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह पर जाएगा उसका भार और बढ़ जाएगा। तो अलग अलग ग्रहों पर भार समान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर से पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते ही उसका हाथ अलग हो जाएगा, पैर अलग हो जाएगा, लेकिन द्रव्यों की मात्रा उसके अंदर जो है वो समान होगी। यानी द्रव्यमान तो समान होगा लेकिन भार उसका क्या होगा, असमान होगा, भार अलग अलग होगा। तो द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि, क्योंकि द्रव्यमान को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भार क्या है, सदिश राशि, क्योंकि दिशा के बदलने से भार बदल जा रहा है। तो दूरी, विस्थापन, द्रव्यमान, भार समझ में आया। ठीक है, हम इसी के अंतर्गत आगे चलते हैं। दूरी विस्थापन के बाद हमने ये बताया सदिश और अदिश एग्जाम्पल लेकर समझा दिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो हम इस लय में आगे, आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया होगा कि दूरी किसको बोलते हैं और विस्थापन किसको बोलते हैं। अब आते हैं चाल। चाल होता क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु का चाल। एकांक समय मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा। तो एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या बोलते हैं, चाल। सपोज दैट कोई वस्तु 5 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी जा रही है। 5 सेकेंड में कितनी दूरी जा रही है, 50 मीटर की दूरी जा रही है। तो 1 सेकेंड में कितनी जाएगी, जाहिर सी बात है 10 मीटर। यानी प्रति सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में वो 10-10 मीटर जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, चाल। यानी एकांक समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश। मतलब इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल इसकी जरूरत पड़ेगी कि हर एक सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। माना किसी कोई वस्तु किसी समय टी में, यानी टी समय में दूरी डी तय करता है तो उसकी चाल कितनी होगी, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। यानी कि इस हिसाब से ये फॉर्मूला का चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। फॉर्मूला कैसे आया, डेफिनेशन से आया, क्योंकि डेफिनेशन में निहित है कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। 5 सेकेंड में चली गई दूरी 50 मीटर है, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी, 50/5। यानी कि 50 क्या है, दूरी है, और 5 क्या है, समय है। तो 50/5 क्या होगा, दूरी बटे समय। तो डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या है, एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अब आते हैं वेग पर। वेग क्या होता है, वेग एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा हुए विस्थापन को, एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। वेग कौन सी राशि है, अदिश, अदिश है कि सदिश है, वेग सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति। क्या हुआ जी, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या, हाँ बदतमीजी कर रहे हो। वेग किसको बोलते हैं, एकांक समय में वस्तु के विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय में जो वस्तु का विस्थापन है वो डेल्टा एस है। डेल्टा टी समय में वस्तु का विस्थापन क्या है, डेल्टा एस। तो 1 सेकेंड में वस्तु का विस्थापन कितना होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी कि
वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक, तो चाल और वेग कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक समान वेग, एक समान चाल, एक समान वेग, असमान चाल, असमान वेग। तो एक समान चाल क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होता है, एक समान। एक समान वेग किसको बोलते, एक समान चाल किसको बोलते हैं, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल। असमान चाल किसको बोलेंगे, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है, यानी एक सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है तो अगले एक सेकेंड में फिर 5 मीटर जा रहा है, अगले एक सेकेंड में फिर 5 मीटर जा रहा है, तो इस प्रकार उसका चाल क्या है, एक समान है। यदि एक सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, अगले एक सेकेंड में 10 मीटर चला गया, फिर अगले एक सेकेंड में 6 मीटर चला गया, फिर अगले एक सेकेंड में 7 मिनट चला गया, तो इसका मतलब समय तो समान है लेकिन दूरी समान नहीं है, तो इसलिए उसकी दूरी क्या होगी, असमान होगी, और समय समान होने के कारण उसकी चाल क्या होगी, असमान चाल होगी। तो एक समान क्या चाल क्या होता है, एकांत समय में जो दूरी तय कर रहा है वो समान होना चाहिए। तो कुल मिला के चार क्या हो गया, एक समान चाल, एक समान, एक समान, एक समान चाल, फिर से लिख रहे हैं, एक समान चाल, और दूसरा क्या होगा, असमान चाल। एक समान चाल और असमान चाल। समान समय में समान दूरी क्या बोलते हैं, एक समान चाल। असमान चाल, समान समय में असमान दूरी, ठीक है, तो उसे बोलेंगे असमान चाल। अब एक और चीज आता है एवरेज यानी औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, सबसे पहले औसत होता है क्या, पता है, ध्यान देखिए। औसत मतलब कि मान लेते हैं, औसत पहले औसत को समझते हैं फिर औसत चाल को समझते हैं। मान लेते हैं कोई मजदूर काम करता है, वो पढ़ा लिखा है नहीं, उसके घर वाले क्या है, पढ़े लिखे। कोई मजदूर काम करता है और उसको जो सैलरी मिलती है एक एक दिन पे नहीं मिलती, 5-5 दिन के अंतर में मिलती है। सपोज दैट उसकी सैलरी किस हिसाब से, यानी कि उसको जो वेतन मिलता है प्रत्येक दिन किस हिसाब से मिलता है, काम करने के आधार पे। तो मान लेते हैं पहले दिन उसने ज्यादा काम कर दिया, 500 रुपए मिला। दूसरे दिन उसने थोड़ा सा कम काम किया, 300 रुपए मिला। तीसरे दिन और ज्यादा काम कर दिया, 650 रुपए मिल गए। और चौथे दिन मान लो 200 मिला, काम के हिसाब से पैसा मिल रहा है। और पांचवें दिन क्या हुआ, 500 रुपए। तो कुल मिला के अब 5-5 दिन के अंतर पे मालिक पैसा देता है। तो अब बताइए कि ये पूरा पैसा उसका 5 दिन पे कितना हुआ, 5 3 800, 8 2 1000, 1000 1 1500, 1500 और 650, 6 5 11, 1500 और 650, 2150, यानी कुल मिला के उसको 2150 रुपए मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 2150 रुपए मिलेंगे। जब वो पैसा अपना घर देगा तो घर वाले क्या सोचेंगे कि हमारे पिताजी 5 दिन में 2150 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना अर्न करते होंगे, 2150 बटे 5 यानी 5 चौक 20, 5 या 15, 430 रुपए। यानी उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं कि प्रतिदिन मेरे पिता की आय कितनी है, 430 रुपए। क्या वास्तव में 430 रुपए है, नहीं है, क्योंकि यहाँ 500 रुपए है, यहाँ 300 रुपए है, सब दिन अलग अलग है। लेकिन वो क्या समझा, ये लड़का क्या समझा कि हमारे पिताजी प्रत्येक दिन 430 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि दूसरे दिन भी 430 रुपए, तीसरे दिन भी 430 रुपए, चौथे दिन भी 430 रुपए, पांचवें दिन भी 430 रुपए। यानी कि वो मान लिया है कि प्रत्येक दिन में कमाया हुआ जो वेतन है वो समान है, और इसी को जो कि काल्पनिक है, ये क्या है, काल्पनिक, वास्तव में तो ये हो रहा है, इसी काल्पनिक वेतन को क्या बोलेंगे हम, औसत वेतन। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार
कभी चाल कम होगी, कभी धीरे होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो लेकिन हम ऐसा चाल चुनेंगे जो प्रत्येक समय के लिए समान हो, उस चाल का नाम क्या होगा? औसत चाल। औसत चाल क्या होगा? ऐसा चाल, यानी ऐसा चाल जो प्रत्येक समय के लिए समान मान लिया जाए, तो उसी समान चाल को क्या बोलेंगे? औसत चाल। यानी औसत चाल एक प्रकार का एक समान चाल ही होता है, लेकिन ये कौन सा होता है? काल्पनिक चाल होता है। ठीक है, तो औसत चाल के लिए औसत चाल कैसे निकलता है? औसत चाल कैसे निकलता है? कुल दूरी बटा कुल समय। आप ऐसे देखिए कि एक व्यक्ति है, 2 सेकेंड में 5 मीटर जाता है, 2 सेकेंड में 5 मीटर जाता है, 3 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, 3 सेकेंड में 10 मीटर चला गया। और अगले 5 सेकेंड में कितना जाता है? अगले 5 सेकेंड में मान के चलते हैं 15 मीटर चला जाता है। अगले 5 सेकेंड में 15 मीटर चला जाता है। तो हालांकि वो समान समय में समान दूरी नहीं तय कर रहा है, लेकिन हम फिर भी इस चाल को समान करेंगे और उसी चाल का नाम दे देंगे औसत चाल। तो पहले हम देखेंगे कि कुल कितनी दूरी हुई, कुल कितनी, जैसे कि हम वेतन निकाल रहे थे तो कुल वेतन निकाले तो देखेंगे कुल कितनी दूरी हुई, 5 + 10 + 15। और कुल कितना समय लगा? 3 2 5 5 10, 10 सेकेंड का टाइम लगा। तो 15 5 20 और 10 30 हो गया, 30/10 यानी कि 3 मीटर प्रति सेकेंड। उसकी औसत चाल कितनी आई? 3 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को क्या बोलेंगे? औसत चाल। यानी हर एक सेकेंड में उसका जो चाल है वो समान मान लिया गया, और इसी समान चाल को क्या बोलेंगे? औसत चाल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वेग के बारे में आया। वेग एक समान वेग और असमान वेग। अब ध्यान से देखिए, यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में चल रहा है, वन डायमेंशन चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो उसका चाल यदि समान है, उसका चाल एक समान है, जाहिर सी बात है उसका वेग भी एक समान होगा, क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, अगर उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो उसका चाल हो सकता है समान हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका वेग, यानी वेग तो समान होगा, चाल समान होगा लेकिन वेग असमान होगा। चाल और वेग समान कब होंगे? जब एक ही दिशा में चले, यानी विस्थापन और दूरी कब समान होंगे? जब एक ही दिशा में चले। चाल और वेग कब समान होंगे? जब एक ही दिशा में चले। वेग और चाल, यानी चाल प्रत्येक के लिए समान हो, वेग बदले, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दिशा बदल रही है। यानी वेग को परिवर्तित करने के लिए या तो हम उसका परिमाण बदल दें, यानी या वस्तु का चाल बदल दें, या फिर वस्तु का दिशा बदल दे, तो इन दोनों में से कोई एक प्रभावित कर ले तो वेग प्रभावित हो जाता है, वेग बदल जाता है। यानी वेग को बदलने के लिए हमको दिशा या परिमाण दोनों में से किसी एक को बदल देना पड़ेगा। यदि वस्तु लीनियर चल रही है तो वेग, यदि चाल समान है तो वेग भी समान होगा। लीनियर नहीं है, यदि चाल समान है तो जरूरी नहीं है वेग समान होगा। तो एक समान वेग किसको बोलते हैं? समान समय में समान विस्थापन तय करें। असमान वेग किसको बोलते हैं? यदि समान समय में वेग मतलब समान न हो तो असमान वेग। चाहिए एक आता है इसमें औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग मतलब कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय को क्या बोलते हैं? औसत वेग। औसत वेग किसको बोलते हैं? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, और यदि कोई वस्तु u वेग से चल रहा है और अंत में t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है, और यदि त्वरण, जो कि हम बताने वाले हैं, त्वरण समान है, तो उसका औसत वेग कैसे निकलता है? औसत वेग कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? u + v/2, यानी u लगातार बढ़ रहा है
त्वरण समान है यानी u जो है उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, उसका वेग बढ़ करके v हो गया, तो इसका मतलब औसत वेग कितना होगा u प्लस v अपॉन इन दोनों के बीच वाला वेग लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे ऐसा? मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड बढ़ रहा है, यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे वेग कम है उस हिसाब से यहाँ पे वेग ज्यादा है, 2 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है। यानी ध्यान देखिए यदि 10 सेकेंड में हम देखें वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ रहा है, तो यहाँ वेग 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, 1 सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद 8, फिर 1 सेकेंड बाद 10, फिर 1 सेकेंड बाद, मान लीजिए हम 10 सेकेंड में ये 1 2 3 4 5 यानी 5वें सेकेंड में 10 मीटर। अब सपोज दैट इसका औसत निकालेंगे तो औसत को हम 6 चुनेंगे, यानी जितना यहाँ पे कम है उतना यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, यानी इन दोनों वेग का हम क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे। ठीक है, जितना वेग यहाँ से यहाँ पर घट रहा है उतना ही वेग यहाँ से यहाँ पर बढ़, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर वेग कम कितना है 4 और यहाँ पे कम ज्यादा कितना है 4। कहने का मतलब बीच का निकालने के लिए हम u प्लस v अपॉन 2 करते हैं यदि त्वरण समान है तो। ठीक, तो औसत वेग का एक फार्मूला एक और है u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, इसको यूज करते हैं। अब आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता क्या है? त्वरण एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या बोलते हैं? एकांक समय में समय 1 सेकेंड होना चाहिए, 1 घंटा होना चाहिए, 1 मिनट होना चाहिए, तो एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। सपोज दैट कि बाइक हम चला रहे थे 20 मीटर पर सेकेंड से चला रहे थे, नहीं अच्छा लग रहा था, 20 मीटर पर सेकेंड से चला रहे नहीं अच्छा लग रहा था, हमने एक्सीलरेटर घुमाया और 20 मीटर पर सेकेंड से हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 60 मीटर। फिलहाल ऐसा हम मान लेंगे 60 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 60 मीटर कोई जाएगा नहीं, लेकिन सपोज कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड हो गई और टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। ये 4 नहीं 5 स्पैन 5 सेकेंड मानते, 5 सेकेंड टाइम लगा। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। यानी 20 मीटर पर सेकेंड थी, एक्सीलरेटर घुमाए, थोड़ा सा टाइम लगा और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड लगा और 5 सेकेंड में उसकी जो स्पीड थी बढ़कर हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये देखते हैं भाई 20 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इंक्रीज कितनी हुई? बढ़ोतरी कितनी हुई? बढ़ोतरी कितनी हुई? 60 माइनस 20 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड, यानी इतने मीटर पर सेकेंड की बढ़ोतरी हुई। और 4 सेकेंड में बढ़ोतरी कितनी हुई? 40 मीटर पर सेकेंड की। तो 1 सेकेंड में बढ़ोतरी कितनी होगी? 40/4 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यानी हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड किस हिसाब से बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण के लिए हमने किया क्या? 60 माइनस 20 किया, मान लेते हैं ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, तो उसमें परिवर्तन कैसे निकाले? v माइनस u से। और हमने फिर किसका भाग दिया? 4 क्या है? समय है, तो समय का भाग दिया, t का भाग दिया, तो t का भाग दिया तो ये हो जाएगा a। इसीलिए फार्मूला बना a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यानी कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि त्वरण समान, यदि एक समान तरीके से वेग की बढ़ोतरी हो रही है तो कहेंगे समान त्वरण है, और यदि एक समान तरीके से बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे असमान त्वरण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम जो तीनों गति के समीकरण है हम उसको कराने जा रहे हैं, फिर इसका ग्राफिक निरूपण कराएंगे। तो पहले गति के तीनों समीकरण का सत्यापन कैसे करते हैं ये बताया जाएगा। और यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि गति के तीनों समीकरण में हम त्वरण को एक समान मान लेते हैं। त्वरण को क्या मानते हैं? एक समान मानते हैं। तो आते हैं गति के समीकरण में। तो गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण
प्रथम समीकरण। क्या होता है प्रथम समीकरण? ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु जिसकी प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग को हम u मानते हैं, त्वरण यदि है तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। मान लेते हैं कोई वस्तु जिसकी प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण से उसकी वेग में परिवर्तन हो रहा है, एक समान त्वरण a से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। मान लेते हैं t सेकेंड के पश्चात, t समय के पश्चात लिख दे रहे हैं, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है तथा t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है, भाई v हो जाता है, जरूर वेग बढ़ रहा होगा, v हो जाता है। यदि पिंड का त्वरण समान है तो पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा भाई? यह त्वरण a v - u /t, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, at v - u को इधर ले आएंगे, at u v, इसका मतलब v क्या हो जाएगा? u at। तो ये क्या है? v u at क्या है? ये गति का प्रथम समीकरण है। तो ये गति का उपरोक्त समीकरण गति का प्रथम फर्स्ट इक्वेशन, गति का प्रथम समीकरण। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब आते हैं गति के द्वितीय समीकरण में, यानी गति का दूसरा समीकरण। क्या है गति का दूसरा समीकरण? ध्यान से देखिए, गति के दूसरे समीकरण में जिक्र है विस्थापन की जिक्र है, दूरी की जिक्र है, लेकिन हम गति का समीकरण तभी यूज करेंगे, गति का दूसरा समीकरण खासकर तभी यूज करेंगे जब वेग परिवर्तन हो रहा है। ये जो तीनों समीकरण है, गति का तीनों समीकरण है, उसमें वेग परिवर्तन हो तो स्पेशल केस में तीनों समीकरण का डेरिवेशन किया गया है। यदि वेग परिवर्तन न हो तो हम जनरल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दूरी बटे 4 बराबर समय। लेकिन जब वेग परिवर्तन हो रहा तो उस स्थिति में हम विस्थापन कैसे निकालें, दूरी कैसे निकालें? हम किसका सहारा लेंगे? गति के दूसरे समीकरण का। तो क्या है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है तथा t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है, यदि फिर वही चीज है, यदि पिंड में उत्पन्न पिंड का त्वरण समान हो, यदि पिंड का त्वरण समान हो तो आप ध्यान से देखिए, ये u वेग से जा रहा था, इसका वेग v हो जाता है, यानी v से हो जाता त्वरण एक समान हो, यानी कि कहने का मतलब v के पहले उसका वेग v से कम था और u के बाद इसका वेग ज्यादा। अगर चार्ज समान होता, यदि हम ये कहें एक वस्तु एक सेकेंड में 50 मीटर जा रही है, एक वस्तु 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो उधर 4 सेकेंड में कितनी जाएगी? जाहिर सी बात है 50 से 4 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 200। यदि एक सेकेंड में 50 जा रहा है तो जाहिर सी बात है 4 सेकेंड में कितना जाएगा? 200। इसका चार्ज समान है तो हम गुणा कर दिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर u है और u के बाद
u से ज्यादा है चाल, यानी उसकी चाल लगातार बढ़ रही है। और हम बताए हैं कि दूरी निकालने के लिए हम तब तक दूरी नहीं निकाल सकते जब तक कि दूरी एक समान, जब तक कि चाल एक समान न मिल जाए। तो यहाँ तो चाल समान है, यहाँ u है, यहाँ v है, इसके इससे मतलब कम दूरी में जो है वेग कम होगा, इससे पार दूरी अधिक होगा। तो कहने का मतलब हम ऐसे वेग का चुनाव करेंगे, काल्पनिक वेग का चुनाव करेंगे जो प्रत्येक समय के लिए एक समान हो, क्योंकि बिना एक समान वेग निकाले हम दूरी नहीं निकाल सकते। तो दूरी निकालना, तो इस समय के दौरान, इस समय के दौरान वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा? विस्थापन ध्यान से देखिए, तो विस्थापन S इज इक्वल टू औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय। औसत वेग कितना है? u प्लस v अपॉन 2। समय कितना है? समय है t। औसत वेग तो ऐसे निकालते हैं, अभी बताया गया है, u प्लस v अपॉन 2। यानी औसत वेग क्यों निकाले? हम इसलिए निकाले कि हमें ये पता होना चाहिए कि काल्पनिक चाल एक समान क्या है। यदि चाल एक समान होगा तब बताओ 4 घंटे में कितना दूरी तय करना है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 घंटे में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए हमने एक समान वेग निकाला, जिसे बोलते हैं औसत वेग। औसत वेग निकालने के पश्चात मैंने समय का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि एक समान वेग निकाल लिए तो समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी निकल जाएगी। तो S बराबर u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, यानी हो जाएगा u। अब v की वैल्यू u प्लस ए टी लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से, यानी हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 2u प्लस 2ut t का मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा 2u प्लस ए टी अभी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 2 इंटू टी, टी का मतलब दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ध्यान से देखिए, जो s होगा वो हमारा क्या होगा? 2u प्लस 2ut t का मल्टीप्लाई प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, या s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल ut प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। और ये क्या है? गति का दूसरा समीकरण। ये क्या है? गति का दूसरा समीकरण। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके बाद। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, कोई वस्तु विरामावस्था मतलब जब वो रुकी हुई है, विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक समान त्वरण से टी समय, टी मतलब टी का मतलब हम विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक समान त्वरण से 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। वेग प्राप्त कर लेती है इस यानी कि इन समयों में चली गई दूरी कितनी है? इस समय में चली गई दूरी कितनी है? ध्यान से देखिए, 0 से प्रारंभ हुआ, कुछ समय लगा, 4 सेकेंड लगा, और इसका वेग होगा 20 मीटर पर सेकेंड। और हम बताए हैं 0 से लगातार बढ़ रहा है, तो हम तब तक दूरी नहीं निकाल सकते जब तक चाल समान न हो जाए। चाल समान करेंगे, सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे? औसत वेग निकालेंगे। तो औसत वेग के लिए क्या होता है? v प्लस यू अपॉन 2, यानी कि 0 प्लस 20 बटे 2, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में उसका काल्पनिक वेग क्या है? हर एक सेकेंड में 10-10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ, हर एक सेकेंड में 10-10 मीटर पर सेकेंड है, तो s बराबर क्या हो जाएगा? दूरी
4 सेकेंड दूरी बटे समय यानी 40 मीटर। काम खत्म। इसमें गति का दूसरा समीकरण भी स्थापित कर सकते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण के लिए क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, u दिया है, हम गति के दूसरे समीकरण का भी यूज कर सकते हैं। u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, समय कितना है 4 सेकेंड, और a कितना है नहीं पता है, a पता हो जाएगा v माइनस 0.t से। v कितना है 20, u कितना है 0/4, यानी कितना आ गया, भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, भाग देंगे तो 4 में 20 का 0 BC आएगा, 4 पंचे 20, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हम और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है, u कितना है 0 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू a कितना है, a है 5 और t स्क्वायर कितना है 4/4। तो 2 दूना 4, 4 गुना 8, 8 पंच 40 मीटर। काम करता है। अब आते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण, ठीक है, गति का तीसरा समीकरण है क्या, गति का तीसरा समीकरण, सबसे पहले प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से क्या है, गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस at। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर और प्लस 2u at। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, हम ध्यान से देखिए यहाँ पे थर्ड समीकरण का यूज कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं a कॉमन, 80 कॉमन हो जा रहा है, 80 कॉमन हो रहा है, लेकिन हमें जो है तीसरे समीकरण को इस प्रकार लिखना है s भी आ जाए। तो s के लिए क्या चाहिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के हम इसको पहले इधर लिखते हैं 2u at प्लस at a स्क्वायर t स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस यहाँ आधा कैसे कब आएगा, जब हम 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ a कैसे आएगा, जब हम a कॉमन इन दोनों में a कॉमन ले लिए। तो 2a कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचा ut, और भाई 2 का मल्टीप्लाई करने पर एक आना चाहिए, तो हम 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a में a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, फिर किसमें मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर का, तो यानी t स्क्वायर आ गया। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण।